इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि आईटीआर क्या होता है। बेसिक बात करने वाला हूं कि आईटीआर क्यों मैंडेटरी है, कब आपको फाइल करना होता है, क्यों आईटीआर रिक्वायर्ड होता है बैंक्स के लिए। अगर आप आईटीआर फाइलिंग करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ड्यू डेट्स क्या होती है, कब आपको टैक्स पे करना पड़ता है, कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके आईटीआर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो भाई पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ में अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईटीआर आखिर होती क्या है। तो ये देखिए सिंपल टैक्स का कंप्यूटेशन होता है जहां पे आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी इनकम कमाते हैं वो आपको गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है। अगर मैं एक फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अप्रैल से मार्च के बीच में चलता है, यानी अप्रैल से काउंट होता है और मार्च को एंड होता है। तो उस पीरियड के अंदर आपने जितनी भी इनकम कमाई है वो आपको आईटीआर के अंदर दिखानी पड़ती है। साथ में उसके ऊपर अगर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल होता है तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस के ऊपर आपको वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड है सेल्फ असेसमेंट बेसिस। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी आईटीआर को पहले चेक करके नहीं बोलेगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है। आपको खुद ही अपनी इनकम निकालनी है, खुद ही कैलकुलेट करना है और खुद ही गवर्नमेंट को सिंपली तरीके से टैक्स पे करना है। अब गाइस यहाँ पे माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन होती है किसी भी की। अगर आप आईटीआर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये एक आईटीआर का यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको मिलता है हमेशा असेसमेंट ईयर। जी हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने बताया कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से मार्च के बीच में चलता है। जैसे अभी मैं करंटली बात करूं तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक फाइनेंशियल ईयर चलने वाला है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 23 और 24 कहलाएगा, लेकिन जो असेसमेंट ईयर है वो हमेशा एक साल आगे रहता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की बात करूं तो उसकी जो आईटीआर फाइलिंग है वो 24 और 25 में होगी। तो इसलिए यहाँ पे इसको असेसमेंट ईयर 24 और 25 कहा जाता है। मतलब सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर एक और ऐड कर दो, वो तो सिंपली तरीके से आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। यानी आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है, जैसे आपका मार्च एंड होता है मार्च 2024 के अंदर, तो 24-25 के अंदर वो फाइलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई किन लोगों को आईटीआर जो स्टेटमेंट होता है वो फाइल करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो उसमें आप 3 कंडीशन लगा सकते हो। पहली कंडीशन ये है, अगर आपकी इनकम इंडिया के अंदर मोर देन 2.5 लाख रुपीज है पूरे साल भर के अंदर, तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। फिर चाहे उसके अंदर आप टैक्स पे कर रहे हो, नहीं कर रहे, नील की आईटीआर फाइल कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2.5 लाख की हमारे इंडिया के अंदर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उसके बियॉन्ड जो भी जाता है उसको यहाँ पे आईटीआर जो है स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो, कई बार आपके बैंक की एफडी से टीडीएस कट जाता है, कई बार आपका एम्प्लॉयर जो है काट लेता है, कई बार आपका डिविडेंड काट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोई इनकम है तो वहां पे आपका टीडीएस कटता है। तो अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और अगर आप टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो, स्टिल अगर आपकी इनकम जो है लेस देन 2.5 लाख रुपीज है, तो आपको रिफंड लेने के लिए गवर्नमेंट से आईटीआर का स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉसेस बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का लॉस हो गया, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां का लॉस हो गया, म्यूचुअल फंड का लॉस हो गया। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे फ्यूचर ईयर के अंदर, तो फ्यूचर के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो लॉसेस के साथ में और अच्छा खासा यहाँ पे टैक्स बचा सकते हो। तो अगर लॉसेस भी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। अब गाइस बात करते हैं कि जैसे मैं बताया कि 2.5 लाख से ऊपर वाले ही केवल लोग यहाँ पे आईटीआर फाइल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 2.5 लाख के नीचे वाले फाइल कर सकते कि नहीं? तो देखिए नील आईटीआर भी यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है। इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो, आपकी छोटी सी कोई इनकम है 50,000 की, 10,000 की, स्टिल आप यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते हो। और भाई नील आईटीआर फाइल करने भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं वो अभी आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। अब गाइस बात करते हैं कि भाई टैक्सेस कब मेरे को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मुझे कब टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, क्या लिमिट्स रहती है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो टैक्स होता है वो डिपेंड करता है आपके स्लैब वाइज के ऊपर। जी हाँ, तो हमारे इंडिया के अंदर इंडिविजुअल के लिए इस टाइप की स्लैब बनी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 2.5 लाख तक हुई तो उसके लिए एग्जाम्प्ट हो गया, 2.5 से 5 हुआ तो पुरानी रेट्स की बात करो तो 5% हो गया, 5 से 7.5 पे फिर 20% है, जो न्यू टैक्स स्कीम है उसके अंदर 10% है, फिर 10 से 12.5 हो गया, 12.5 से 15 हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट स्लैब बनी हुई है और जिस भी स्लैब के अंदर आप फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो टैक्स परसेंटेज लगता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूं तो अगर आपकी इंडिया के अंदर नेट टैक्सेबल जो इनकम है अगर वो लेस देन 5 लाख रुपीज होती है तो अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट यहां पे आपको टैक्स का रिबेट प्रोवाइड करती है 12,500 रुपए तक का। तो आपकी जेब से अल्टीमेटली कोई भी आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को, अगर
अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है। साथ में गाइस अच्छी बात पता है क्या है कि इस बार जो बजट 2023 के अंदर जो है न्यू टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है और वहां पर अगर आप अडॉप्शन करते हो तो 7 लाख रुपए तक के इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर इंडिया के अंदर आप 7 लाख रुपए से कम कमा रहे हो तो आप आईटीआर आपको फाइल करनी है, लेकिन आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि यार बेनिफिट्स क्या मिलते हैं भाई आईटीआर फाइल करने पे। जी हाँ, तो देखिए काफी सारे वैसे तो बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली मेजरली बेनिफिट्स की बात करूं, पहली चीज ये कहीं पे भी आप बैंक के अंदर लोन लेने चाहते हो, चाहे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बाइक का लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, किसी भी टाइप का लोन हो गया, तो बैंक आपसे मिनिमम 2 से 3 साल की आईटीआर यहाँ पे मांगते हैं। जी हाँ, तो अगर आपको फ्यूचर के अंदर लोन्स वगैरह कुछ भी ऐसा चाहिए तो आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए बैंक से तब भी यहाँ पे आपको आईटीआर चाहिए होगा। कहीं पे आपको प्रूफ ऑफ इनकम सबमिट करना है, मान लीजिए बच्चे की कोई स्कॉलरशिप है या लेट्स सपोज डिवोर्स हो रहा है, बैंक के अंदर कोर्ट के अंदर आपको जो एविडेंस सबमिट करना है कि मेरी इतनी इनकम है, तो वहां पे भी आईटीआर काम आ सकती है। इसके अलावा गाइस कई बार ये होता है कि आपकी इनकम अच्छी खासी है, आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो कभी भी भाई आपको इनकम टैक्स का नोटिस पड़ सकता है। जी हाँ, और वहां पे वो अच्छी खासी पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि एक तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो, अपनी इनकम यहाँ पे गवर्नमेंट को शो नहीं कर रहे, और आपको लगता है कि गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती आपकी इनकम। भाई अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो इजीली गवर्नमेंट आपकी हर इनकम को यहाँ पे ट्रैक करती है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे ड्यू डेट्स की। जी हाँ, तो देखिए हर आईटीआर ऐसा नहीं है कि मान लो जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आईटीआर फाइल कर लूंगा, अभी क्या फाइल करने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं होता है। हर आईटीआर की यहाँ पे ड्यू डेट होती है, अगर वो निकल गई भाई फिर आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो देखिए अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मली जब भी फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है, जैसे कि मार्च के अंदर एंड होगा, तो 31 जुलाई तक आपकी हमेशा लास्ट ड्यू डेट रहती है। इस साल भी जो है 31 जुलाई तक यहाँ पे लास्ट ड्यू डेट थी। उसके बाद में भी अगर आप इस डेट को मिस कर देते हैं तो एक बी लेटेड आईटीआर विंडो होती है, 5 महीने का आपको और टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप 31 दिसंबर तक जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद में आप फाइल कर सकते हो। लेकिन देखिए अगर आपने जुलाई मिस कर दिया तो उसके बाद में गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी भी चार्ज करती है, जो कि 1000 से 5000 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको हर साल, जैसे अगर मैं राइट नाउ बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 चल रहा है, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई 2024 होगी। और अभी जो करंटली जो बीत चुका है यानी फाइनेंशियल ईयर 22 और 23, उसकी जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2023 थी, जो कि जा चुकी है, और अभी भी आप फाइल कर सकते हो, और उसकी ड्यू डेट बस खत्म होने वाली है, इसकी भी बी लेटेड वाली 31 दिसंबर 2023। गाइस एक बार अगर ये ड्यू डेट चलेगी, बी लेटेड वाली आईटीआर वाली विंडो भी यहाँ पे बंद हो गई, तो उसके बाद नॉर्मल वे के अंदर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, ना ही कोई टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में आप एक अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको बड़ी ही तगड़ी पेनल्टी और हाई टैक्सेस यहाँ पे करना पड़ सकता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है। जी हाँ, तो देखिए जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, जैसे कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये आईटीआर जो है फॉर्म है, आईटीआर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो भाई आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो देखिए ये जितने भी फॉर्म्स है सभी के अंदर कॉलम दिए गए होते हैं, उस कॉलम के अंदर आपको अपनी इनकम जो है शो करनी पड़ती है। तो अगर मैं आईटीआर 1 की बात करूं तो वहां पे आपको सैलरी का कॉलम मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा, अदर इनकम का कॉलम मिलेगा, और हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मली 50% जो फाइलिंग है वो आईटीआर 1 के अंदर हो जाती है। इसके अलावा गाइस आईटीआर जो 4 फॉर्म होता है, आईटीआर 1 के अंदर जितने कॉलम है वो तो आपको मिलेंगे ही, साथ में इसमें एक्स्ट्रा जो है बिजनेस के इनकम का भी कॉलम मिलता है। आईटीआर 2 की बात करूं तो वहां पे आपको आईटीआर 1 का भी कॉलम देखने को मिल जाता है, यानी आईटीआर 1 के अंदर जितने भी कॉलम्स है वो सारे आपको दिखेंगे, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर इनकम का। साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, वहां से आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी बेची है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आईटीआर 2 के अंदर वो चीजें आप फिलअप कर सकते हो। आईटीआर 3 की बात करूं तो आईटीआर 1, 4, 2 इन तीनों आईटीआर के कॉलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा के अंदर आपको किसी भी बिजनेस का अगर आपको P&L भरना है, बैलेंस शीट फिलअप करनी है, तो ये कॉलम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की इनकम है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चारों में से एक फॉर्म को यहाँ पे चूज आउट करना पड़ता है एज ए इंडिविजुअल पर्सन। अब गाइस बात करते हैं कि भाई फाइल कैसे करनी है आईटीआर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे इंडिया के अंदर ऑफिशियल इनकम टैक्स की यहाँ पे वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे फाइल करने वाले हो तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है, पैन नंबर डालना है, एक पासवर्ड सेट करना है। मेरा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में गाइस आपके पास में 2 मेथड है फाइल करने के। आप चाहो तो खुद भी यहाँ पे फाइल कर सकते हो। जी हाँ, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप चारों फॉर्म्स के बारे में बताया कि कैसे आपको फाइल करनी है। और ये जैसे मैंने बताया था कि सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे होती है, तो ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट
अकाउंटेंट या सीए ही यहाँ पे मेरी आईटीआर फाइल कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद भी यहाँ पे बेसिकली फाइल कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी आपको सीए के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, ऑडिट के केस में होती है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल आईटीआर में नहीं पड़ती है। इसके अलावा सेकंड मेथड है, आप किसी भी एक टैक्स एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो, अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप आईटीआर फाइलिंग करा सकते हो। और आप हमारी कंपनी माई ऑनलाइन से भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको आईटीआर फाइलिंग वगैरह करानी है। तो अब गाइस बात करते हैं कि भाई फाइलिंग करने के बाद में आपको क्या क्या चीजें जो है देखने को मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइस जब भी आप अपनी आईटीआर यहाँ पे फाइल करते हो तो पोर्टल के थ्रू आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और आपको एक फॉर्म यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाता है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का आपको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसिप्ट मिल जाता है, जो कि 1 पेज का होता है। इसके अलावा जो फॉर्म है वो डिपेंड करता है आपने आईटीआर 1 फाइल की है, 2 फाइल की है, 3 फाइल की है, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो है बेसिकली मेंशन होती है और काफी लंबा चौड़ा फॉर्म होता है और इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स दी गई है कि यहाँ पे आपने कौन सी किस कॉलम के अंदर कौन सी इनकम दिखाई है। इसके बाद में गाइस जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी आईटीआर को प्रोसेस करती है। जी हाँ, प्रोसेस करने के बाद में आपको एक फाइनल लेटर इशू करती है जिसमें ये बताती है कि आपकी कोई डिमांड है कि नहीं है, या लेट सपोज अगर आपकी कोई भी डिमांड नहीं है तो आपकी आईटीआर यहाँ पे क्लियर हो चुकी कि नहीं हो चुकी है। साथ में अगर आपने कोई टीडीएस रिफंड के लिए यहाँ पे क्लेम किया है तो वो रिफंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू किया है कि नहीं किया। तो इस तरह से आपकी आईटीआर को एक फाइनल यहाँ पे जो है लेटर दिया जाता है, जिसको हम लोग इंटीमेशन लेटर बोलते हैं। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूं तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए लेस देन 5 लाख रुपीज या 2.5 लाख के भी नीचे है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे आराम से अपनी आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको डिडक्शंस वगैरह भी क्लेम करने को मिल जाती है, प्लस कहीं पे भी अगर आप कोई भी चीजें कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, इंश्योरेंस आपने ले रखा है, बच्चों की फीस वगैरह, उस टाइप की भी आपको टैक्स के अंदर बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आपकी इनकम छोटी से छोटी इनकम क्यों ना हो, आपको हमेशा आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ताकि आप अपनी हर साल जो है एक प्रॉपर तरीके से फाइल वगैरह मेंटेन कर सकते हो और कहीं पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो इजीली वहां पे आप अपना एज ए प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।